नमस्कार। पहले खबर है महाराष्ट्र से। कोरोना संक्रमण में यहां एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,447 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 277 संक्रमितों की मौत भी हुई है। मुंबई के आंकड़े भी चिंताजनक हैं, जहां एक दिन में 9,000 से ज्यादा नए संक्रमितों का पता चला है। मुंबई में 24 घंटों में 27 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। पुणे के हालात भी खराब हैं। यहां आज से एक दिन मिनी लॉकडाउन शुरू हो गया है। यहां एक दिन में रिकॉर्ड 10,873 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई और पुणे के अलावा भी महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात खराब हैं। नागपुर में एक दिन में 3,943 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की जान गई है। नासिक में 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए और इस दौरान 21 लोगों की मौत हुई। ठाणे में 2,186 नए संक्रमितों का पता चला है। यहां 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 7 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज से एक हफ्ते तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। दोपहर में धारा 144 लागू रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, बार और होटल बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी सुविधा की इजाजत दी गई है। साथ ही सार्वजनिक बस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। पुणे में 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 10,873 नए मामले सामने आए और 52 मरीजों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और कम से कम मिनी लॉकडाउन के पहले दिन पुणे में इसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। मैं पुणे के बुधवार पेठ इलाके में मौजूद हूँ। जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो सड़कें हैं वो खाली हैं। आमतौर पर शाम के समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए भी। पास ही में दगड़ू शेठ हलवाई जो एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो भी मौजूद है, लेकिन सब कुछ फिलहाल बंद है। अगर पहले दिन की बात करें तो जो भी नियम बनाए गए थे मिनी लॉकडाउन का, उसका पालन लोग करते हुए नज़र आ रहे थे। सुबह से भी अगर बात करें तो मॉल्स बंद थे, जो होटल रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पर केवल आप कह सकते हैं कि जो पार्सल की सुविधा है वो शुरू थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो धार्मिक स्थल थे वो भले ही यहाँ पर मंदिर हो या दूसरे जगहों पर हो, वो भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बंद थे। जगह जगह पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, नियमों का पालन हो रहा है। आपको कुछ गाड़ियाँ जाती हुई ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह दफ्तर गए थे, क्योंकि शाम 6 बजे तक ही दफ्तर खुले रह सकते हैं, और उसके बाद ये लोग घर पर जा रहे हैं। बाईं तरफ मेरे यहाँ की एक प्रसिद्ध सब्जी मंडी जो है वो मौजूद है, पूरी तरह से बंद है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले साल आपको याद होगा कि मार्च महीने में जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और सड़कें खाली थी, कुछ उस तरह का नज़ारा फ़िलहाल पुणे के इस इलाके में देखने को मिल रहा है। पुणे के सभी इलाकों में जहाँ पर भी हम गए इसी तरह से सारी चीज़ें बंद हैं। तो कहीं ना कहीं कम से कम मिनी लॉकडाउन के पहले दिन तो लोग नियमों का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं, लेकिन क्या इसका असर कोरोना के आंकड़ों पर पड़ता है, ये देखना अहम होगा। पुणे से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब चुनावों से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार उफान पर है। अब अगले 6 चरणों के लिए प्रचार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस को सीधी टक्कर देने मैदान में खुद प्रधानमंत्री मोदी उतरे हुए हैं। अगला मतदान अब 6 अप्रैल को है। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता चुनाव हार चुकी है और ये बात उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी को बाहरी बताकर कह रही हैं कि पैसे देते हैं तो ले लें, लेकिन वोट ना दें। दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय,
গণতন্ত্র খেলা নয়, গণতন্ত্র হলো মানুষের সেবার পথ। আপনারা জানেন নন্দীগ্রামে কি করেছে? গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলেছে বিজেপি, তোমার মেয়েকে লুট করে নিয়ে যাব, তোমার বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাব। একটা বউ তার হাজবেন্ডকে এমন মেরেছে, সে শাড়ির আঁচল নিয়ে আমাকে বলছে, দিদি আমার শাড়ি, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আগামী দিন যদি শান্তিতে থাকতে হয়, ভালো থাকতে হয়, ওই বিজেপির গুন্ডাদের ভোট দেবেন না। और असम से जुड़ी खबर, असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाई गई पाबंदी को चुनाव आयोग ने घटा दिया है। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर पहले 48 घंटे की रोक लगाई थी, जिसे अब 24 घंटे कर दिया गया। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। कांग्रेस ने कहा था कि शर्मा ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चीफ ग्रामा मोलेहारी को एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भेजने की धमकी दी है। दरअसल असम चुनावों की घोषणा के बाद बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट एनडीए से अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 सुरक्षा बलों की मौत हो गई, कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की साझा टीम कहीं गई हुई थी। डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने एनडीटीवी को बताया है कि नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से नक्सल घटना देखने को मिली है। हमसे बातचीत करने के लिए ओपी पाल साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की घटना है। सर, पूरी घटना क्या थी बताएंगे? कल शाम को बीजापुर और सुकमा से एक जॉइंट ऑपरेशन निकाला गया था, जिसमें 5 अलग अलग स्थानों से नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाके में फोर्स भेजी गई थी। और आज लगभग 12 बजे तर्रेम से जो बल रवाना हुआ था, उसकी जोनागुड़ा के पास नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। और ये मुठभेड़ लगभग 3 घंटे या इससे भी अधिक समय तक चली और इसमें 5 जवानों के शहीद होने की और 12 जवानों के घायल होने की जानकारी अभी तक हमको मिली है। नक्सलियों को भी भारी क्षति होने की खबर है। एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया है और स्थिति के समीक्षा के लिए, घायलों के रेस्क्यू के लिए डीजीपी छत्तीसगढ़, विशेष महानिदेशक नक्सल अभियान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहाँ कंट्रोल रूम में उपस्थित हैं। तो छत्तीसगढ़ में 10 दिन बाद ये दूसरी बड़ी घटना देखने को मिली है, इसको क्या मानते हैं? अब इसके बारे में अभी नहीं कुछ कहना चाहता। इस समय मैंने सिर्फ आपको इस घटना के बारे में जानकारी दी है और जो दूसरा सवाल आपका, इसके लिए अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो घटना की जानकारी वो मैंने आपको बताई। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हाथरस केस में दंगों की साजिश के मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मथुरा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। एसटीएफ ने मथुरा कोर्ट में यूएपीए के तहत चार्जशीट फाइल की। 5000 पेज की ये चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में पीएफआई और उससे जुड़े 8 आरोपियों के नाम हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दंगों का थिंक टैंक बताया गया है। और अब खबर है मुंबई से। एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ गई है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि सचिन वजे के खुलासे के बाद मुंबई की मीठी नदी से कई सबूत बरामद हुए हैं। साथ ही सचिन की वजे के घर से एक पासपोर्ट भी मिला है जो वजे का नहीं है। इसलिए ये पता करना जरूरी है कि वो किसका है और वजे के पास क्यों था। वहीं सचिन वजे ने कोर्ट में कहा है कि पिछले रविवार को उन्हें स्ट्रोक हुआ था, इसलिए उन्हें एंजियोग्राफी करानी ही होगी। तो इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।